नमस्कार, मैं डॉक्टर शशांक मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, विज्ञान मंडल विश्वविद्यालय, आप सभी का विश्वविद्यालय के ऑनलाइन मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की ऑनलाइन क्लास का विषय है भारत में स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन अन्य पर्यायवाची शब्दों में लिया जाता है, जिसमें पंचायती राज, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या लोकल बॉडी या स्थानीय निकाय महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि भारत में या किसी भी एक लोकतंत्र में 3 स्तर पे सरकारें होती हैं। पहला जो है वो केंद्रीय स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे एक सरकार होती है, उसकी शक्तियों का केंद्र बिंदु, केंद्रीय महत्व के सारे मुद्दे होते हैं। जबकि एक राज्य या प्रांत के स्तर पे होता है, जिसके अंतर्गत एक बड़ी स्थानीय सरकार की स्थापना की जाती है, जिसमें जैसे एक प्रांत या राज्य जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, इस तरह की सरकारें जो होती हैं वो राज्य सरकारें कहलाती हैं, प्रांतीय सरकारें कहलाती हैं। लोकतंत्र में ये 2 तरह की सरकारें हैं। इसी के साथ साथ एक तीसरे स्तर पे भी सरकार की स्थापना की जाती है, जिसे हम स्थानीय सरकार या पंचायती राज के नाम से जानते हैं, जिसमें जो नितांत ही स्थानीय स्तर के मुद्दे या शक्तियाँ होती हैं, उनका संचालन लोगों के द्वारा, वहाँ के स्थानीय स्तर पर लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकारों के माध्यम से कराया जाता है। सरकार का ऐसा स्वरूप पंचायती राज या फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या स्थानीय स्वशासन कहलाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, स्थानीय स्वशासन यानी स्थानीय स्तर पे, नितांतीय स्थानीय स्तर पे एक ऐसा शासन किया जा रहा है जिसमें सभी लोग खुद मिलकर के लोकतांत्रिक स्तर पे अपनी पंचायत की सिस्टम का या फिर शहरी स्तर पे जो स्थानीय निकायों का गठन करते हैं और उनमें नितांत ही स्थानीय महत्व के मुद्दों का, जैसे नालियों की रखरखाव, सफाई, सड़कों का प्रबंधन, गलियों का प्रबंधन, चुंगी लगाना, जो सड़क के किनारे जो दुकानें होती हैं या फिर माल भाड़ा लेना उनसे और उसको सार्वजनिक कार्यों में खर्च भी करना, झाड़ू या साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित कराना, कृषि उत्पादों का स्थानीय स्तर पे प्रबंधन करना, उनका वितरण सुनिश्चित करवाना, ये सारा कुछ स्थानीय स्तर पे होने की वजह से या उनका स्थानीय महत्व होने की वजह से ये आवश्यक होता है कि वहाँ की आवश्यकताओं, वहाँ की ज़रूरतों के अनुरूप ऐसे कार्यों का संचालन किया जाए, क्योंकि यह लोकतंत्र में पार्टिसिपेशन की भावना को महत्वपूर्ण करता है। स्थानीय स्वशासन मूलतः सिर्फ एक सरकार की मशीनरी नहीं है, ये एक विचार है, ये एक दर्शन है जो कि समाज के सबसे निम्नतम स्तर पे लोकतंत्र को सुनिश्चित करता है। लोगों की सहभागिता बृहद स्तर पे हो, चाहे वो सरकार को बनाने को लेकर के हो या सरकार के संचालन को लेकर के हो, और विभिन्न सरकारी नीतियां या सार्वजनिक नीतियों का निर्माण हो, ये सब कुछ सुनिश्चित कराता है। जनता में राजनीतिक स्तर पे लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करने का कार्य यह हमारा पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन ही सुनिश्चित करता है। यह विचारधारा लोकतंत्र की पार्टिसिपेशन या बृहद सहभागिता से पर आधारित है, जिसमें सार्वजनिक नीतियों का निर्माण करना, उनका संचालन करना जनता के एक बड़े वर्ग के द्वारा सुनिश्चित किया जाना, इस कॉन्सेप्ट पे लोकतंत्र के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन का निर्माण स्थापित किया जाता है। भारत एक ग्रामीण लोकतंत्र है, हालांकि धीरे धीरे शहरी आबादी बढ़ रही है हमारे यहाँ, लेकिन अभी भी हमारे शासन में एक बहुत बड़ा हिस्सा सरकारी नीतियों के संचालन में, उनके क्रियान्वयन में गांव के स्तर पे किया जाता है। यह पूरी व्यवस्था प्राचीन स्तर पे ही विराजमान रही है। पंचायती राज का सिस्टम जो था गांव में बहुत पहले से ही पाया जाता था। आप उदाहरण के लिए जो इधर ज़्यादा मीडिया में
पाया जाता है। जैसे खाप पंचायतों को ले सकते हैं, जो मुखिया या फिर सरपंच होते हैं उनको आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से विभिन्न प्रकार की गांव के स्तर पे नियमों का लोगों के रहने के लिए, वहाँ के सार्वजनिक स्थलों के लिए अपनी नीतियों का निर्माण खुद करते हैं, विभिन्न वाद विवादों का भी निपटारा वो करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी व्यवस्था प्राचीन भारत से ही ये विद्यमान रही है, चाहे वो भले ही वर्तमान स्वरूप के अंतर्गत बहुत ही संस्थागत स्तर पे न हो, जमींदारी प्रथा भी हमारे साथ थी, सामंतवाद व्यवस्था भी हमारे साथ हमारे प्राचीन भारत में रही है। तो हम देखते हैं कि किसी न किसी रूप में इस पंचायत का स्वरूप ग्राम्य स्तर पे रहा है। हालांकि ये पूरी तरह से लोकतांत्रिक न होकर के विभिन्न मूल्यों मान्यताओं पे आधारित रहता था, फिर भी इस प्रकार की संरचनाएं कहीं न कहीं हमें प्राचीन भारत में भी दिखती हैं। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आप ये देखें कि महात्मा गांधी ने पंचायती राज व्यवस्था को लाने के लिए सबसे ज़्यादा वकालत की थी। उन्होंने पंचायती राज को वास्तव में स्वशासन कहा था, स्वराज कहा था कि स्वराज तब आएगा जब हमारे राजनीतिक स्तर पे इकाई के रूप में हमारी गांव की व्यवस्था, उसकी अर्थव्यवस्था पूर्णतः सफाइज्ड हो, आत्मसंपूर्ण हो, उसके अंतर्गत सभी चीज़ों का उत्पादन किया जाए, विभिन्न सार्वजनिक नीतियों का संचालन खुद गांव के स्तर पे हो और उसका शासन करना या उसकी जो सारी कार्यपालिकी शक्तियां हैं उसका भी संचालन उस गांव के स्तर पे ही किया जाए या फिर स्थानीय स्तर पे, अगर शहरों में ये बात है तो स्थानीय स्तर पे किया जाए। गांधी जी ने उसको पंचायती राज व्यवस्था के रूप में देखा था, जिसके पर्याय के रूप में उन्होंने ग्राम स्वराज की स्थापना की बात कही थी, या राम राज्य की भी बात वो करते हैं, जिसके अंतर्गत वो एक एनार्किस्ट सिस्टम या अराजकतावादी, सार्थक अर्थों में एक अराजकतावादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं, जिसमें राज्य का कम से कम इंटरफेरेंस हो या फिर राज्य अपनी संप्रभु शक्तियों का या अपनी शक्तियों का मनुष्य के ऊपर कम से कम प्रयोग सुनिश्चित करता हो और मनुष्य स्वतः ही ग्राम्य स्तर पे, एक स्थानीय स्तर पे अपनी सरकार को बनाता हो, स्वैच्छिक रूप से उसमें पार्टिसिपेशन करता हो और वह अपने सार्वजनिक नीतियों के संचालन में एक सहभागिता रखता हो, उसके मूल्य भी इसी प्रकार से हो। संविधान सभा में भी केसी कुमारप्पा ने इसको इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि महात्मा गांधी ने अपने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ग्रामीण स्वशासन को या ग्राम पंचायती स्वशासन राज व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने का या जनता के हृदय में लाने का कार्य किया था, उसको पॉपुलराइज करने का काम किया था। ऐसा कारण ये था कि उस समय गांव का देश भारत था, भारत की पूरी व्यवस्था, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो या समाज व्यवस्था हो, ये सब कुछ ग्रामीण परिवेश पे आधारित थी। इस वजह से वह स्वतंत्रता की उपलब्धि में, एक राजनीतिक समाज की स्थापना की उपलब्धि में गांवों की भूमिका और एक नागरिक को एक गांव में रहने वाले बासिंदे के रूप में उनके अंतर्गत वो राजनीतिक मूल्यों को वो डालने की कोशिश कर रहे थे और उसी आधार पे उनके अंतर्गत एक बृहद स्तर पे एक राष्ट्रीय मूल्यों को अधिरूपित करने का काम करना चाहते थे और उसकी इकाई के रूप में या उसके आधार के रूप में वो ग्राम पंचायतों को लिए या स्थानीय स्वशासन को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखते थे। संविधान सभा की स्थापना में श्रीमन नारायण ने पंचायतों के रोल को या स्थानीय स्वशासन को महत्वपूर्ण रूप से संवैधानिक प्राविधानों के अंतर्गत लाने की वकालत की थी। हालांकि भारत उस समय विभिन्न बड़े बड़े विघटनकारी शक्तियों के अंतर्गत था और अभी एक राजनीतिक समाज में केंद्रीकरण की आवश्यकता सशक्त रूप से महसूस की जा रही थी। इस वजह से एक स्ट्रक्चरल या बहुत ही औपचारिक रूप से ग्राम पंचायत का ढांचा विकसित नहीं
कर पाए संविधान सभा में संविधान को बनाने में, और संविधान सभा में मात्र अनुच्छेद 40 के तहत राज्यों से ये उम्मीद की गई कि राज्य अपने स्तर पे ग्राम स्वराज को या फिर ग्राम पंचायतों को या स्थानीय स्वशासन को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश करेंगे और उसको एक औपचारिक ढंग प्रदान करने की कोशिश करेंगे। हालांकि राज्य का मतलब केंद्र और राज्य सरकार दोनों से था, और इसी आधार पर इसको नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 में इसको शामिल किया गया था। इन्हीं सब उपबंधों के साथ जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसकी स्थापना की, जिसके अंतर्गत विभिन्न कृषि उत्पादों को, बीजों को, खाद को स्थानीय स्तर पे उनका वितरण सुनिश्चित करने के लिए, उसकी आवश्यकता, उसकी डिमांड और उसकी सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए, और जो सरकारी इस प्रकार की नीतियां बन रही हैं उसमें स्थानीय लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की। हालांकि ये बहुत सफल नहीं हो पाया और एक औपचारिक रूप से ग्राम पंचायतों की स्थापना अभी विकसित नहीं हो पा रही थी। इन सभी चीज़ों को देखते हुए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य इस कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ साथ स्थानीय स्तर पे किस प्रकार से स्थानीय स्वशासन की स्थापना की जाए, ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकायों का शहरों के स्तर पे निर्माण किया जाए, ये सब देखना था और उस आधार पे उसको प्रतिवेदन देना था। बलवंत राय मेहता ने अपने प्रतिवेदन दिया। 1956 में अपने प्रतिवेदन में बलवंत राय मेहता समिति ने गांव के स्तर पे, स्थानीय स्तर पे सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात कही और एक ऐसे पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके अंतर्गत त्रिस्तरीय आधार पे, यानी गांव के आधार पे, फिर प्रखंडों के आधार पे, शहरी और जिले के आधार पे त्रिस्तरीय एक ढांचा बनाने की उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की और विकेंद्रीकरण के साथ साथ डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा एक प्रत्यक्ष चुनाव कराया जाए और उसमें संस्था प्रमुखों की नियुक्ति हो और उस आधार पे जो शासन की विभिन्न ज़्यादा से ज़्यादा नीतियां होंगी उनका संचालन इन्हीं निकायों के सहायता से कराया जाए या उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इस प्रकार की रिपोर्ट बलवंत राय मेहता समिति ने 1956 में दी थी। हालांकि बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट के साथ साथ भारत में रिपोर्ट आते आते और उसके बाद के उसके संचालन में उनकी नीतियां केंद्रीय स्तर पर बनाने तक में ऐसी परिस्थितियां भारत में जन्म ले चुकी थी, जिसमें आप खाद्यान्न संकट को देख सकते हैं। 1962 में भारत चाइना युद्ध है, या फिर भारत पाकिस्तान का युद्ध 1965 में, और जो खाद्यान्न संकट था, ये सब चीज़ें एक साथ भारत में आई, जिसकी वजह से इन विभीषिकाओं की वजह से इस पे सरकार का ध्यान भट गया या फिर वह उसकी प्राथमिकताओं में नहीं था। इसलिए बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों का संचालन औपचारिक रूप से सरकार के द्वारा स्पष्ट नियम बना करके या संवैधानिक संरचनाएं बना करके नहीं हो पाया था। कारण इसके ये थे और इसी के साथ साथ आगे चल के विभिन्न समितियों की स्थापना की। हालांकि बलवंत राय मेहता समिति के बाद 2 अक्टूबर 1959 में विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन भी एक सीमित स्तर पर किया गया, जिसके अंतर्गत 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में, राजस्थान के नागौर में सबसे पहले ग्राम पंचायतों का गठन किया गया। दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश था, जहाँ पे भी ग्राम पंचायतों का गठन किया गया और एक धीरे धीरे सही ग्राम पंचायतों की एक औपचारिक क्रियान्वयन और स्थापना की दिशा में ये कदम भारत सरकार के द्वारा बढ़ाए गए। इसके बाद जो विभिन्न संकट आए, इसके उपरांत 1978 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया, जिसके अंतर्गत जिसका उद्देश्य था कि गांव में स्थानीय स्वशासन के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण या फिर सरकारों की स्थापना किस प्रकार से की जाए। अशोक मेहता समिति ने 2 स्तर पे द्विस्तरीय ग्राम पंचायती व्यवस्था की अनुशंसा की थी। इसके साथ साथ उसने
महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में आप देखें कि ग्राम पंचायतों का वित्तीय पोषण किस प्रकार से हो, इसके लिए एक वित्त विभाग की स्थापना करने की अनुशंसा की, जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायतों में अपने वित्तीय पोषण के लिए, अपने वित्तीय स्वावलंबन के लिए किस प्रकार से धन का आवंटन किया जाएगा, यह करना सुनिश्चित कराता था। इसके बाद में GVK राव समिति की स्थापना हुई 1985 में, जिसके अंतर्गत योजना आयोग ने इस समिति की स्थापना की थी, जिसमें ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों की पंचायती राज व्यवस्था के आधार पे किस प्रकार से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जाए, इसके लिए इस समिति का गठन किया गया था। इस राव समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के पुनर्जीवन या सुदृढ़ीकरण पर बल दिया और इसके लिए 5 साल प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के द्वारा 5 साल के निर्वाचन के लिए एक अनुशंसा की, जिसमें ग्रामीण पंचायतों के प्रमुख एवं मेंबर्स 5 साल के लिए निर्वाचित किए जाएंगे। इसके बाद सिंघवी समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की स्थापना होती है और लक्ष्मीमल सिंघवी समिति भी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के पक्षधर थी और उसने जो अशोक मेहता समिति में राजनीतिक दलों के संवर्धन की या उसकी सहभागिता की बात की गई थी राजनीतिक दलों के, जबकि इस समिति ने उससे अलग हट करके लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने राजनीतिक दलों की सहभागिता को हतोत्साहित करने की बात की, यानी राजनीतिक दल प्रत्यक्ष रूप से इन पंचायत चुनावों में भाग नहीं लेंगे और पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय होगी। इसकी वकालत की, इसकी अनुशंसा लक्ष्मीमल सिंघवी समिति में हुई। इसके पश्चात थुंगन समिति 1988 में स्थापना की गई, जिसने पुनः पंचायती राज व्यवस्था में संघों के महत्व को ज़्यादा से ज़्यादा परिलक्षित करने की कोशिश की और इसको एक संवैधानिक ढांचा देने की बात की, जिसके अंतर्गत केंद्र डायरेक्टली पंचायती राज व्यवस्था का सहयोग ले सके, संचालन कर सके, जिसके अंतर्गत राज्यों का कम से कम रोल होगा, कम से कम भूमिका होगी और यह केंद्र या संघीय सूची के विषय के रूप में रहेगा। ऐसा थुंगन समिति ने रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत की। इसके साथ साथ विभिन्न सरकारों ने इन समितियों की रिपोर्ट के साथ साथ विभिन्न स्तर पे अपने इसको संवैधानिक ढांचा देने की कोशिश की थी। राजीव गांधी की सरकार ने भी इसको एक संवैधानिक ढांचा देने के लिए संविधान संशोधन बिल संसद में लाया था, लेकिन वो पास नहीं हो सका। इसके बाद पुनः विश्वनाथ प्रसाद सिंह की सरकार ने भी संविधान संशोधन बिल लाए, लेकिन विश्वनाथ प्रसाद सिंह की सरकार गिर गई और इसके बाद 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने इस बिल को पास कराया और 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की अधिनियम बना 1992 में और 1993 में इसको लागू किया गया। तो हम देखते हैं कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि गाँव में ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ीकरण करने का और संवैधानिक ढांचा देने का काम करता है, यह 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है। और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम स्थानीय निकाय यानी शहरों के अंतर्गत स्थानीय निकाय स्वशासन की स्थापना की बात करता है। इसके आधार पे 243 संविधान के अंतर्गत 243 में अनुच्छेद के अंतर्गत इनको जगह दिया गया, जगह प्रदान किया गया और 11वीं और 12वीं संविधान के अंतर्गत अनुसूचियों की स्थापना की गई, ऐड किया गया। 11वीं संविधान की 11वीं अनुसूची में जो ग्राम पंचायतों के जो कार्य होंगे उसकी गणना की गई। मूलतः 29 उनके विषयों में 29
विषय हैं जो कि ग्राम पंचायतों की शक्ति का केंद्र होगा, जबकि नगर पंचायतों में 18 मूल कार्य दिए गए और उसका संचालन स्थानीय निकाय की सरकारों के द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार के नियमों की स्थापना संविधान संशोधन 73वें और 74वें 1992-93 में किया गया। इन संवैधानिक संशोधनों के पश्चात भारत में स्थानीय स्वशासन को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया, एक संवैधानिक उपलब्धि हासिल हुई, जिसके अंतर्गत सभी राज्य सरकारों को और केंद्र की सरकारों को साथ में ऐसी प्रणालियों का विकास करना था, ऐसी संरचनाओं का निर्माण करना था जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायतें या फिर पंचायती राज व्यवस्था एवं स्थानीय निकाय के स्वशासन सुनिश्चित हो सके। 73वें संविधान संशोधन में ग्राम पंचायतों की व्यवस्था की गई, जिसमें ग्रामीण स्तर पे 3 स्तरीय शासन की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत प्राथमिक स्तर पे ग्राम पंचायतें होंगी, दूसरे स्तर पे प्रखंड पंचायतें या खंड पंचायत होंगी, तीसरे स्तर पे जिला पंचायत परिषद की स्थापना होगी या जिला पंचायत की स्थापना होगी, और जो गांव पंचायत के प्रमुख का निर्वाचन एवं सहयोगों का निर्वाचन प्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर होगा, जबकि आगे की व्यवस्थाएं जो होंगी वो अप्रत्यक्ष माध्यम से होंगी। यह विषय राज्य के अनुसूची में दिया गया। राज्य के विधानमंडलों को इस आधार पर नियम बनाने का अधिकार है कि ग्राम पंचायतों का ढांचा किस प्रकार से किया जाए। मूलतः यह त्रिस्तरीय ढांचा है, लेकिन जिन राज्यों की आबादी 20 लाख से कम की हो, वो दो स्तर पे ग्राम पंचायत की सरकारों का गठन कर सकते हैं, जिसमें पहला ग्रामीण स्तर पे होगा ग्राम पंचायत और दूसरा सीधे जिले स्तर पे होगा। गोवा, मणिपुर ये हमारे एग्जाम्पल के रूप में है। इसी के साथ साथ राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। संविधान के भाग 9 में इस वित्त आयोग का काम, राज्य वित्त आयोग का काम मुख्यतः पंचायतों के वित्तीय सुदृढ़ीकरण का काम करना था। किस प्रकार से ये ग्राम पंचायतें धन लेंगी, किस मात्रा में ये चुंगी या टैक्स लगाएंगे विभिन्न आर्थिक गतिविधियों पे, गांव के स्तर पे या प्रखंडों के स्तर पे, और उसका निष्पादन किस प्रकार से किया जाएगा, और राज्य और केंद्र किस प्रकार से इनको अनुदान देंगे, इस सब के लिए प्रतिवेदन करने का काम राज्य वित्त आयोग करता है। इसी के साथ राज्य निर्वाचन आयोग इनके इलेक्शन कराता है। 5 साल के लिए इन संस्थाओं की प्रमुखों की नियुक्ति होती है, सदस्यों की नियुक्ति होती है, और इसी के साथ ये अपना कार्य सुनिश्चित करते हैं। इनके कार्यों में मैंने बताया कि 11वीं अनुसूची में इनकी शक्तियों का 29 ग्राम पंचायतों की और प्रखंड एवं जिला पंचायतों के स्तर पे 29 विषयों के रखा गया है। इन 29 विषयों में आप एग्जाम्पल के रूप में देखें तो जैसे नालियों का निर्माण, उसका रख रखाव, साफ सफाई, सड़कों की, ग्रामीण पथ प्रकाश की व्यवस्था हो गई, जो कुएं तालाब की व्यवस्था, पानी का या नलकूप हो गए या फिर सिंचाई की व्यवस्था, ये सारा कुछ ग्राम पंचायतें अपने स्तर पे करती हैं। और उसमें ये ज़्यादा से ज़्यादा इनकी कोशिश होती है कि वो टैक्स भी ले सकें, और स्थानीय स्तर पे जिनका बहुत ही स्थानीय महत्व होता है कि रास्ता किधर से जाएगा, नाली कब साफ होगी, कैसे होगी, ये सब कुछ इन्हीं ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाता है। एक ग्राम पंचायत का जो निर्माण होता है वो ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा होता है। ग्राम पंचायत के जो सदस्य होंगे वो 21 साल उनकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए, और ग्राम सभा में 18 साल के सभी लोग उस गांव के जो होंगे वो सदस्य होते हैं। इस प्रकार से इन ग्राम पंचायतों का
गठन किया जाता है, जो कि एक एग्जीक्यूटिव बॉडी के रूप में गांव में ग्राम पंचायत या स्थानीय स्वशासन और ग्राम स्वराज लाने की कोशिश करती है। मेरे अगले लेक्चर में हम लोकल बॉडीज या मुख्यतः ग्राम पंचायत में ये पूरा विषय जो है वो राज्य सूची के अंदर राज्यों के अंतर्गत आता है। राज्य के विधानमंडल विभिन्न प्रकार के नियमों को बना सकते हैं, जिसके अंतर्गत वहाँ के अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व के आधार पे या फिर बैकवर्ड क्लास का क्या आरक्षण हो, यह सुनिश्चित होता है। 1/3 आरक्षण महिलाओं को देने की बात की गई थी, लेकिन अब बहुत सारे राज्यों ने उसमें महिलाओं को 50% आरक्षण की अमेंडमेंट कर दिए हैं, संशोधन कर दिए हैं। ज़्यादातर राज्य, जैसे आप बिहार को भी कहें, बिहार में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, इन सभी राज्यों में 50% महिलाओं को रिजर्वेशन देने की बात की गई है। ग्राम पंचायतों में, वहाँ के चुनाव में, वहाँ के रोस्टर में 50% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए सुनिश्चित कर दिया गया है। धीरे धीरे और भी राज्य सरकारें यहाँ पे सामने आ रही हैं, जो कि जैसे उत्तर प्रदेश में भी ये नियम बनाने की बात हो गई है कि 50% के आसपास उनको भी रिजर्वेशन, महिलाओं को रिजर्वेशन दे दिया जाए। यानी रिजर्वेशन का जो 1/3 था वो अब 50% तक धीरे धीरे महिलाओं के लिए आ रहा है। राज्य सरकारें किस आधार पे ओबीसीज को या फिर अदर बैकवर्ड कास्ट को आरक्षण देंगी, यह सब कुछ उनको देने का अधिकार राज्य के विधानमंडल को दिया गया है। राज्य विधानमंडलें इस प्रकार से करती हैं। ग्राम पंचायतों को नियम बनाने का अधिकार नहीं है, वो नियम नहीं बनाती हैं। विभिन्न शक्तियां जो होती हैं, राज्य उनकी शक्तियों को कम या अधिक कर सकते हैं। ये सारा कुछ उनके राज्य के विधानमंडलों को ये शक्तियां दी गई हैं और उसी आधार पर सीमित अर्थों में सही, लेकिन अब ये एक संवैधानिक ढांचा होने की वजह से, एक औपचारिक संगठन, संवैधानिक सरकार होने की वजह से ये सुनिश्चित हो जाता है कि हर 5 साल में रेगुलर इनका इलेक्शन होता है। साथ में इनके प्रमुखों का भी इलेक्शन किया जाता है। इनके कार्यों में राज्य हस्तक्षेप तो कर सकते हैं, लेकिन सीमित स्तर पर ही हस्तक्षेप होता है। और स्थानीय स्वशासन के सहयोग से विभिन्न कार्यों को, विभिन्न योजनाओं को केंद्र सरकार और राज्य सरकार कराने की कोशिश करती है, जिससे कि एक जन सहभागिता स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित होती है। अगले लेक्चर में मेरे शहरों में किस प्रकार से स्थानीय स्वशासन की स्थापना की गई है, तो स्थानीय निकायों में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा ये हम देखेंगे, और इसके साथ साथ उसके क्या क्या अच्छाइयाँ और क्या बुराइयाँ हैं, इन सब चीज़ों पर प्रकाश डाला जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।